सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपके बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। जैसे कि जो आपने 9th 10th 8th में 8th तक पढ़ा है, वो सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस चैप्टर में मर्ज करके दिए हुए हैं। मतलब इसमें अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से किया कर लिया ना, तो मतलब आपका जो 9th 10th 8th जो डूबी पड़ी है, जो आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कैसे की थी, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया तो आगे के चैप्टर्स आपके बहुत मतलब स्मूथ जाएंगे। और अगर आपका फर्स्ट चैप्टर ही थोड़ा आज गड़बड़ गड़बड़ रहा तो आपका जो आगे की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। मतलब ठीक है, तो चलिए एक अच्छी शुरुआत करते हैं अपनी क्लास 11th की और अपने चैप्टर की, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये एक आपका कोट है जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एनसीईआरटी के। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो दैट मीन्स दैट सब कुछ आपने पढ़ लिया। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। मतलब एनसीईआरटी इज़ अ बाइबल, इज़ रियली अ बाइबल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। यह है केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. These aspects can be best described and understood in terms of basic constituents of matter, atoms and molecules. मतलब कि केमिस्ट्री जो है वो डील करती है कंपोजिशन, मतलब कि बनावट, मतलब कंपोजिशन मतलब दो चीज़ों को मिलाना, कंपोज करना, स्ट्रक्चर मतलब बनाना, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़ जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, तो वो मैटर होता है। और उसका एक स्पेसिफिक मास होता है कि कोई भी चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई करे या फिर उसका मास हो। जैसे कि हमने पढ़ रखा है दैट बलून के अंदर जो एयर होती है उसका मास नहीं होता है ना, बट एयर गैस तो भाई होती है, भाई मैटर, गैस तो आती है ना, मैटर होती है ना गैस। यस बिल्कुल होती है, लेकिन उसका कोई मास नहीं होता। नहीं, जब हम एयर को बलून के अंदर फिल करते हैं तो जो बलून होता है वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बलून, तो दैट मीन्स एयर जो है वो क्या कर रही है? वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो एयर इज़ ऑल्सो अ मैटर। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. These aspects can be described and understood in the terms of basic constituent of matter, एटम्स एंड मॉलिक्यूल. जो आपका मैटर होता है वो दो बहुत बेसिक चीज़ों से मिलके बना होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स क्या होते हैं? लाइक ब्रिक्स, हम ब्रिक्स देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी रूम है वो ब्रिक्स से ही बना होगा ना, तो जो ब्रिक्स होता है वो एटम है, और जो ब्रिक्स से मिलकर आपकी पूरी वॉल बनी है वो मॉलिक्यूल है। मतलब कि देखिए मैं आपको समझाती हूँ ऐसे, जैसे कि ये आपका कोई भी एटम है, ठीक है, इट इज़ अ सिंगल थिंग, तो क्या है? ये एटम है। अच्छा ठीक है, अगर मैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स को साथ में कंबाइन कर दूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. ठीक है, ये बेसिक चीज़ बहुत मतलब लोगों को नहीं पता होती है, बट ठीक है हमें पता चल चुकी है अब. ओके, तो दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल. जो केमिस्ट्री जो आपकी ब्रांच है इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स के बारे में जानते हैं, फिज़िक्स के अंदर हम फिज़िकल थिंग्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम फिज़िकली देख सकते हैं, मतलब फिज़िकली हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं उन चीज़ों को. बट केमिस्ट्री के अंदर हम उन केमिकल्स के बारे में जानते हैं कि जो दो केमिकल्स हैं उनका रिएक्शन कैसे होगा. केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत छोटी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एटम्स, जैसे कि मॉलिक्यूल्स. एटम्स आज तक देखा हुआ है? नहीं देखा होगा हमने रेगुलर में, बट फोर्स तो हमने वही देखी है, फोर्स तो हमने लगाई भी है. ठीक है, तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स को अगर हम साथ में ऐसे करते हुए चलेंगे ना, तो केमिस्ट्री इज़ लाइक जो हमने कभी देखा नहीं है बट हम उसे पढ़ना पड़ रहा है. और फिज़िक्स तो भाई गॉटेड है ही. ठीक है, दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. कैन वी सी वे एंड प्रीवियस दीज एंटिटीज़. क्या हम जो प्रिसीव
क्या हम जो ये एंटिटीज़ मतलब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये एंटिटीज़ मतलब एंटिटीज़ क्या होती है, कोई भी बहुत छोटी चीज़, ठीक है। ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, ये एंटिटीज़ जो हैं, क्या हम इनको वेट कर सकते हैं? क्या ये किसी का हम इनका वेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दीज एंटिटीज़ आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब इनको हम नेकेड आई से सी भी नहीं कर सकते, मतलब देख भी नहीं सकते, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ मैटर। क्या ये पॉसिबल है किसी भी मैटर के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की को काउंट करना, लाइक इट्स अ पेन, ठीक है। क्या इसके अंदर जितने भी एटम या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या मैं इनको काउंट कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। And have a quantitative relationship between the mass and the number of these particles, atoms and molecules. We will like to answer some of these questions in this unit. अब ये जितने भी आपके questions हैं, इन सारे questions को हम आंसर करेंगे इस यूनिट में, मतलब इस चैप्टर में, ठीक है। We would further describe how physical properties of matter can be quantitatively described using numerical values with suitable units. अब इस पूरे चैप्टर्स में हम देखेंगे, क्वांटिटिवली देखेंगे इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। मतलब कि इसमें हम पता करेंगे मोल्स, एक आपको एवोगाड्रो नंबर के बारे में जानकारी दी जाएगी, आपको मोलैरिटी, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। मतलब आप बहुत छोटे लेवल पे खेलेंगे और इनको एक प्रिस्क्राइब्ड मतलब यूनिट भी बताई जाएगी। इनकी यूनिट तो हमें पता है, हम यूनिट और डायमेंशन पढ़ के आए हुए हैं फिज़िक्स का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है भाई? हमें तो ज़रूरत नहीं है, नहीं हमें ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। जो साइंस है, साइंस जो सब्जेक्ट है, इसको देखा जाता है किसी भी ह्यूमन के जो एफर्ट हैं उस जो आपने मतलब जैसे कि आपके एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने कोई नॉलेज कोई भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने नॉलेज गेन की, उन्होंने उस नॉलेज को सिस्टमेटिक वे में लगाया ताकि जो उनकी जो आगे वाली जनरेशन है, मतलब कि जो हम लोग हैं, उस नॉलेज को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ नॉलेज में एडअप कर पाए, ठीक है। तो सिस्टमेटिक नॉलेज का सिस्टमेटिक मैनर में डिस्क्राइब करना ही मतलब साइंस है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स। मतलब सेक ऑफ कन्वीनियंस मतलब ईजीनेस के लिए साइंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज़ केमिस्ट्री, नॉट 3, सब डिवाइडेड किया गया। मतलब साइंस इज़ नॉट ऑल अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इट हैव वेरियस सब डिविडेंट parts, that is some of these are chemistry, physics, biology, geology, etc, ठीक है। तो chemistry is the branch of science that studies the composition, properties and interaction of matter। लेकिन जो chemistry है वो branch of science है जो study करेगी composition मतलब कि बनावट, properties मतलब कि क्या properties हैं किसी भी चीज़ की या फिर मैटर, और इंटरेक्शन ऑफ मैटर मतलब कि गैस, लिक्विड और जो सॉलिड है, इन सब की इंटरेक्शन की जो स्टडी करेगी वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अकर। केमिस्ट्री जो केमिस्ट्स हैं मतलब जो हमारे फिज़िक्स के जो वो होते थे जिन्होंने फिज़िक्स के बारे में ज्ञान की बातें की थी, वो फिज़िसिस्ट होते थे। जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में की वो केमिस्ट्स हो गए, जिन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में करी वो मैथमेटिशियंस हो गए, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री के जो ज्ञाता कहेंगे आप जिन्हें, वो केमिस्ट जो थे वो जानने में इच्छा रखते थे कि जैसे केमिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों जानने को इच्छा रखते थे, इनके चक्कर में हमें और पढ़ना पड़ता है। चलिए छोड़िए, लेट इट बी, करते हैं आगे हम काम अपना। केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस and is often intertwined with each other branches of science like physics, biology, zoology, etc. जो केमिस्ट्री है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। अरे आप यार जो भी फिज़िक्स की बुक खोलोगे तो फिज़िक्स में बोल दिया जाएगा कि आपको फिज़िक्स जो है सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस में। केमिस्ट्री की बुक खोलोगे तो केमिस्ट्री में भी यही बोल दिया जाएगा, बायोलॉजी की बुक खोलोगे तो उसमें भी यही बोल दिया जाएगा, लाइक मतलब सेम, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर सेंट्रल रोल प्ले करता है साइंस में, ठीक है। और साइंस में केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये जो फिज़िक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये इंटरलिंक्ड है। मतलब कि
जैसे कि आप कोई चैप्टर देख लेंगे, हम बायोलॉजी का देखें हम बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है आपका, उसमें आप क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री में। मतलब कि आप बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब फिजिक्स का आप क्लास 12th में एक चैप्टर देखेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियर एटम्स की, इसके बारे में पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री के बारे में। तो मतलब ये जितनी भी ब्रांचेज हैं आपकी ये साथ में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ में, ठीक है, ठीक है। केमिस्ट्री chemical principles are important in diverse areas such as weather patterns, functioning of brain and operation। हमने पीछे पढ़ा था, उसके आगे का है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, एल्कलीज, एसिड, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, soaps, detergents, metals, alloys and other inorganic and organic chemicals including raw materials contribute in a big way to the national economy। जो केमिस्ट्री है वो केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं, मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जो केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। और ये कौन सी केमिकल इंडस्ट्रीज़, क्या मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या मैन्युफैक्चर होता है, केमिकल्स, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हो गए, एल्कलीज हो गई, एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल क्या होते हैं, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और मतलब जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आप भी क्या ऐसे हैं जिसे आज तक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री में डिफरेंस नहीं समझ आता। देखो तो डिफरेंस तो बहुत सिंपल सा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कार्बन, ठीक है। कार्बन की स्टडीज़, नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेम्स, ओके। ये जितने भी आपके कार्बन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे वो आपकी लाई करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और कार्बन को छोड़ के जितनी भी बातें करेंगे वो कौन सी हो गई, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो थर्ड है ये फिज़िकल केमिस्ट्री, सबसे बेस्ट है भाई फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये होती है फिज़िकल केमिस्ट्री। ये तीनों आपकी वो होती हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस, बताने की बात नहीं थी वैसे, ठीक है। चलो, केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। जो केमिस्ट्री है वो इकॉनमी में भी हमारा कंट्रीब्यूट करती है। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स। केमिस्ट्री इकॉनमी में भी हमारा हेल्प करती है। केमिस्ट्री ह्यूमन नीड्स को भी फूड जो है उसके लिए भी हेल्प करती है। हेल्थ केयर में भी हेल्प करती है। और अदर मटेरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और भी जो सामान है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो इम्प्रूव करती है, उसमें केमिस्ट्री अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। दिस इज exemplified by the large scale production of a variety of fertilizer, improved variety of pesticides and insecticides. Similarly, many life-saving drugs such as cisplatin and tazol are effective in cancer therapy। ये जो दो आपको ये ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं, ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के नाम दिए हुए हैं जो कि आपको कैंसर थेरेपी में हेल्प करती हैं, ठीक है। आर इफ़ेक्टिव इन कैंसर थेरेपी एंड इज़ ये आपका एक और यहाँ पे एक ये भी एक ड्रग का ही नाम है, AZT, दैट इज़ एजिडोथाइमाइडाइन। क्या है ये, हाँ ये एजिडोथाइमाइडाइन, एजिडोथाइमाइडाइन यूज फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम्स। मतलब कि सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल ये आपको कैंसर थेरेपी में हेल्प करती है। एजिडोथाइमाइडाइन आपको एड्स विक्टिम्स में हेल्प, ठीक है। हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स एंड प्रिपेयर्ड बाय सिंथेसाइज मेथड। इनमें जो आपके जो सब्सटेंस डलते हैं वो आपको प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं और ये सिंथेसाइज किए जाते हैं प्रिपरेशन मेथड बाय केमिस्ट्री से, ठीक है। लाइक मतलब केमिस्ट्री ने ये जो आपकी चीज़ें, ये दवाइयाँ बनी हुई हैं, इनमें भी एक बहुत मेजर रोल प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको हम दवाइयाँ भी बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री आपकी लाइफ भी इम्प्रूव कर रही है। केमिस्ट्री आपको फूड भी दे रही है। केमिस्ट्री आपकी हेल्थ केयर भी कर रही है। केमिस्ट्री आपकी इकॉनमी में भी ग्रोथ कर रही है। तो केमिस्ट्री इज़ रियली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू बी स्टडीड, ठीक है।
ओके, अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। अब हम देखते हैं नीचे वाला पैराग्राफ, ठीक है। हम यहाँ तक कर लेंगे आज। नेचर ऑफ मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा पैराग्राफ इतना रहता है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स इट हैज़ नाउ become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, electrical and optical properties। लेकिन अब जो है केमिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने जान लिया है, और अभी हमारे लिए पॉसिबल हो गया है टू डिज़ाइन मतलब बनाना, टू सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स, नए मटेरियल्स को, हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बहुत इजीली पॉसिबल कर दिया है हमने अपनी नॉलेज से कि अब हम कोई भी मटेरियल को बना सकते हैं स्पेसिफाई करके, उसकी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करके किसी भी हम मटेरियल को बना सकते हैं, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग ceramics, conducting polymers, optical fibers and large scale miniaturization of solid state devices, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये इतने खतरनाक नाम कहाँ से आए भाई? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर इज़ लाइक अ वायर, ठीक है। उसको हम समझते हैं, ये ऐसे एक वायर होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में आप जब ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ के आए होंगे, या फिर आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, तो मैं बता देती हूँ। तभी एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसमें जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, जिसमें लाइट अंदर कर जाती है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। 10th क्लास कुछ याद आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन में आपने ये इंसिडेंट रे डाली, ठीक है। यहाँ पे आपने इंसिडेंट रे डाली, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। ये इसके इनर बाउंड्रीज हैं या आउटर बाउंड्रीज हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे ये डाला TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ना, रिफ्रैक्शन में जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्शन की तरह बिहेव करने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्रिटिकल एक एंगल होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके आपकी जो होती है ये रिफ्रैक्टिव रे जा रही होती हैं, और वो मूव करती हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब अ वायर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम 10th क्लास में, 12th क्लास में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज़ टैकल्ड विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस सम ऑफ द प्रिसीजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, safer alternatives to alternate environmentally hazardous refrigerators like CFC, chlorofluorocarbons, responsible for ozone depletion in the स्ट्रेटोस्फियर। ये हमने सुना नाम लग रहा होगा यार, मुझे भी सुना ही लग रहा है। याद आया कुछ अर्थ की लेयर्स, स्ट्रेटोस्फियर, पता नहीं कौन कौन से जो फियर्स होते हैं, ठीक है। ये होती नहीं थी लेयर्स ऑफ अर्थ, ये स्ट्रेटोस्फियर एक होती थी, अरे यार होती थी, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगी, ठीक है। ज़ेफर अल्टरनेट कहाँ गए, ये रहा, हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड। अब यहाँ पे ये जब सब कुछ हो रहा है, डिप्लीटेशन हो रही है ओजोन लेयर की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो ये सब कुछ हो रहा है, इसको मिनिमाइज़ करने में भी केमिस्ट्री का रोल है। केमिस्ट्री जो है वो आपको इन्वामेंटल डिग्रेडेशन से भी बचाती है, वो क्योंकि कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में ऐसा होगा जो आपको सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। ये कहानी है आपकी, ओके। However, many big environmental problems continue to be matter of grave concern to the chemist। लेकिन अभी तक भी कई जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंसर्न बनी हुई हैं, किसके लिए? केमिस्ट के लिए, क्योंकि उनका जो सोल्यूशन है वो अभी तक उन्होंने नहीं निकाल पाया, ठीक है। वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सबने पढ़ा हुआ है, सबको पता है, ठीक है। ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट होता है उसका जो प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, वो आज तक केमिस्ट के लिए कंसर्न बनी हुई है, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन है वो आज तक केमिस्ट ने नहीं निकाल पाया है, ठीक है। ओके 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 ओके। तो हम क्या कर रहे थे?
कहाँ पे वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। यूज केमिकल्स एंड सिंथेसाइज ऑफ रॉ एक्सोटिक materials are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists. Use of enzymes for large-scale production of chemicals and synthesis of new exotic materials are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists. लाइक मतलब हैं, इनका जो मैनेजमेंट है वो आज तक केमिस्ट्री ने नहीं पता लगा पाया है। ये एक ग्रेव ऑफ कंसर्न है। ठीक है, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स दी गई हैं यहाँ पे, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज़ ऑफ एंजाइम्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, सिंथेसाइज ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल, एक्सोटिक मीन्स एक्सपेंसिव मटेरियल्स आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंज। ये चीज़ें हैं, ये अभी तक हमारे जो केमिस्ट हैं उनकी मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। ये इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट की जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके लिए। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंज। जो इंडिया है वो चैलेंजेस है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये जो फ्यूचर केमिस्ट होंगे उनके लिए एक चैलेंजेस की विषय रहेंगी। तो अभी तक के लिए इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट करने जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।